हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के घटना चक्र का चैप्टर संसद का दूसरा पार्ट राज्यसभा से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड एमसीक्यू पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट से देख लेते हैं। संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। इस सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य मिलकर बनेगी। वर्तमान में 12 मनोनीत और 233 निर्वाचित सदस्य सहित राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिसे साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्य के लिए निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, यह अस्थायी होता है, इसका विघटन नहीं होता है। यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता। इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनती है। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। उपसभापति को राज्यसभा बहुमत से पद से हटा सकती है। जब सभापति का पद रिक्त हो तो उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। जब उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वह सभापति के रूप में पीठासीन नहीं होंगे। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य के संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा को सृजन राज्यसभा की एकांकित शक्ति भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में से मात्र 3 दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधित्व राज्यसभा में शामिल होते हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का प्रावधान उल्लिखित है। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है, परंतु यह प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहता है। अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उनके किसी भी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होती है, परंतु आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 माह की अवधि से अधिक यह प्रावधान प्रभावी नहीं रहता है। अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल
एक प्रस्ताव पारित कर यदि संसद की अनुरोध करे कि राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए तो संसद उन राज्यों के संदर्भ में उन विषयों पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देश के साथ संधि अथवा समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। आगे देख लेते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कोश, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी 250। राज्यसभा की निश्चित अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिसमें राज्यों, संघीय क्षेत्र से 238 से अनधिक सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत 12 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिसमें 225 सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एवं 8 संघीय क्षेत्रों, 3 दिल्ली, 1 पुदुचेरी, 4 जम्मू एवं कश्मीर से एकल संक्रमणी मत पद्धति से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में होते हैं तो आपका हो जाएगा आंसर सी 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80(1) के उपखंड क एवं ख के अनुसार राज्य के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधित्व तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्य से मिलकर राज्यसभा बनेगी। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। राज्यसभा में राज्यों का संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इस प्रकार किसी राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता, यह गलत हो जाएगा। दूसरा, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है, यह गलत हो जाएगा। तीसरा, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, यह भी गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, कोई भी नहीं। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। दिल्ली के लिए 3, पुदुचेरी के लिए 1 तथा जम्मू एवं कश्मीर के लिए 4 राज्यसभा सीटें हैं। निर्वाचन संबंधित झगड़ों का निर्णय करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो आपका हो जाएगा आंसर ए, राज्य की विधानसभाओं द्वारा। अनुच्छेद 80 के 4 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणी मत द्वारा चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? चलिए देख लेते हैं। पहला, यह भंग नहीं की जा सकती, ये बिल्कुल सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये गलत हो जाएगा। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तीसरा, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इनके 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो ये भी सही है बिल्कुल। इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा 1 और 3। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इनके 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इनके सदस्यों की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। चलिए देख लेते हैं। अब
अभिकथन ए, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। ये बिल्कुल सही है। कारण उनके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये भी सही है, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, 6 वर्ष। अनुच्छेद 83 एक के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इनके यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, इनके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, यह अस्थायी सदन होता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो आपको हो जाएगा आंसर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, यह अस्थायी सदन होता है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा 1/3 सदस्य का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा किनके द्वारा भंग की जाती है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, 12। अनुच्छेद 80(1) का एवं अनुच्छेद 80(3) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, राज्यसभा में 2 सदस्य। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। चलिए देख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा पहला, उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाता है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, ये गलत है। तीसरा देख लेते हैं, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1 एवं 3 सही है। दिए गए अभिकथनों में से अभिकथन 2 गलत है। राज्यसभा के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यथा संशोधन के अनुसार व्यक्ति का नाम किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। 6 अप्रैल 2003 से पहले यह आवश्यक था, किंतु प्रत्याशी का नाम जिस राज्य की मतदाता सूची में हो वही से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, परंतु 2003 के संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें परिवर्तन कर दिया गया, अर्थात अब उसी राज्य की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक नहीं है।
राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है तो आपको हो जाएगा आंसर बी 30 वर्ष। भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। निचले सदन को लोकसभा तथा उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। आगे देख लेते हैं। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई तो आपका हो जाएगा आंसर बी नरगिस दत्त। भारत की प्रथम अभिनेत्री जिसे राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया नरगिस दत्त थी, जिनका कार्यकाल 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक चला। जयललिता जयराम AIDMK, इसका अर्थ है मतलब अखिल भारतीय अन्न द्रव्य प्रगति संघ की राज्यसभा सदस्य थी, जो 3 अप्रैल 1984 से 28 जनवरी 1989 तक अपने पद पर रही। वैजयंती माला बाली 27 अप्रैल 1993 से 26 अप्रैल 1999 तक राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्यों में से थी। देविका रानी चौधरी वर्ष 1969 में प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली अभिनेत्री थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? चलिए आगे देख लेते हैं। ए, राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। बिल्कुल सही। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। ये भी सही हो जाएगा। सी देख लेते हैं। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उनके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। ये भी सही हो जाएगा। डी देख लेते हैं। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। यही गलत हो जाएगा। विधि संसद बनाती है। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। साथ ही ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उनके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संसद बनाती है, न कि केवल राज्यसभा। अतः कथन डी सही नहीं है। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इनके लिए एक संकल्प, चलिए देख लेते हैं, तो आपका हो जाएगा आंसर डी। राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी अनुच्छेद 249। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देख लेते हैं। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। ये भी सही हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा, केवल 1 और 2। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिशों हेतु प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देती है। परंतु लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को मानने या न मानने हेतु स्वतंत्र है। यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर धन विधेयक को लोकसभा को वापस नहीं करती है तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। अतः राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन या स्वीकार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। संसद के अनुच्छेद 113 की 2 के अनुसार अनुदान मांगे लोकसभा में रखी जाएंगी
तथा उसे ही उस पर मतदान का अधिकार होता है। अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत भारत सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण होता है, जिस पर दोनों सदनों में साधारण चर्चा होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिश लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में स्वीकृति किया जाना होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कारण आर, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी। पहला गलत है किंतु आर सही है, यानी ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, धन विधेयक। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। बिल्कुल सही है। लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती है, ये गलत हो जाएगा। लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है, ये भी गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकती है, ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 109 के 2 के अनुसार लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को या तो अस्वीकार करेगी या उनमें से सभी या किन्हीं को अस्वीकार करेगी, क्योंकि धन विधेयक के बारे में लोकसभा को विशेष प्राधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अन्य रूप से प्राप्त है? चलिए देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं, धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल सही। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, ये भी सही हो जाएगा। और चौथा देख लेते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में, यही गलत है आपका, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा। धन विधेयक के प्रस्तुतिकरण एवं इनके निरस्तीकरण एवं संशोधन के संबंध में अनुच्छेद 109 तथा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में अनुच्छेद 75(3) लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अन्य रूप से शक्तियां प्राप्त है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन अनुच्छेद 312 के संबंध में राज्यसभा को अन्य शक्ति प्राप्त है। निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? चलिए देख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा आंसर बी, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिकार अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करता है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा यदि अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। इसी प्रकार यदि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, जिसमें
न्यायिक सेवा भी शामिल है के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से 2/3 सदस्य के समर्थन से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, अनुच्छेद 249। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अन्य अधिकार है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु स्तुति करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु स्तुति करना राज्यसभा का अन्य अधिकार है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं जिनके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से 2/3 सदस्य के समर्थन से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की एकांकिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, संविधान में संशोधन करने के विषय में। दिए गए विकल्पों में राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति संविधान में संशोधन करने के विषय में है। संविधान संशोधन हेतु विधेयक चाहे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाए परंतु उसे दोनों सदनों से पृथक पृथक पारित होना अनिवार्य है। नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को आत्यंतिक शक्ति प्राप्त है। सरकार को हटाने के विषय में लोकसभा को ही शक्ति प्राप्त है क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में भी लोकसभा को अधिकार शक्ति प्राप्त है। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, यानी प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देता है। बिल्कुल नहीं। संसद भंग हो जाएगा? ये भी बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा? ये भी नहीं। इसलिए हमारा उपयुक्त में से कुछ नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के लिए अलग अलग स्थानों का आवंटन है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण 7वीं अनुसूची में है। भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन संबंधित प्रावधान 5वीं और 6ठी अनुसूची में है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? चलिए देख लेते हैं। प्रश्नकाल में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विभाजन के उपरांत आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीट तथा तेलंगाना में 7 सीटें हैं, जबकि तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में 19, गुजरात में 11 एवं राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटें हैं। वर्तमान में राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व वाले राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के समूह हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं मध्य प्रदेश 11 सीटें,
ओडिशा एवं राजस्थान में 10 सीटें, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में 16 सीटें, छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा में 5 सीटें, पंजाब, असम एवं तेलंगाना में 7 सीटें, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं एनसीटी दिल्ली 3 सीटें और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एवं पुदुचेरी प्रत्येक में 1-1 सीटें। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? आगे देख लेते हैं। दिए गए राज्यों में राज्यसभा की सीटें इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश में 11, पूर्व में 18 थी। मध्य प्रदेश में 11 है, पूर्व में 16 थी। तमिलनाडु में 18, बिहार में 16, गुजरात में 11, महाराष्ट्र में 19, उत्तर प्रदेश में इसमें वर्तमान में 31 है, पूर्व में 34 थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विभाजन होकर उत्तराखंड बना था। पश्चिम बंगाल में 16 है, कर्नाटक में 12 है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में 34 सीटें थी पहले। उत्तराखंड बन जाने के कारण उत्तर प्रदेश राज्यसभा में सीटों की संख्या अब 31 है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन जाने से सीटों की संख्या यहाँ घटकर 16 से 11 रह गई। बिहार में 22 सीट से झारखंड बन जाने के कारण यहाँ सीटों की संख्या घटकर 16 रह गई। तेलंगाना बनने के बाद आंध्र प्रदेश में 11 सीटें तथा तेलंगाना में 7 सीटें हैं। चूंकि प्रश्न वर्ष 2000 का है, इसीलिए उस समय उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट 34 सीटें थी, जो तत्कालीन आंध्र प्रदेश 18 तथा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व की स्थिति के अनुसार की 16 सीट के योग के बराबर थी। नीचे कुछ राज्य तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य स्थान की सूची दी गई है। उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्यसभा में स्थान, चलिए देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश पूर्व में 18 था, वर्तमान में 11 है। महाराष्ट्र में 19 है, कर्नाटक में 12 है, पश्चिम बंगाल में 16 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, चलिए देख लेते हैं। राजस्थान में आपका 10 है, गुजरात में आपका 11 है, कर्नाटक में हो जाएगा आपका 12, पंजाब में 7 है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ये। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देख लेते हैं। राज्यसभा के स्थानों की संख्या। गुजरात में आपका 11 हो जाएगा, कर्नाटक में 12 हो जाएगा, केरल में आपका हो जाएगा 9, ओडिशा में 10, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, आंध्र प्रदेश। पूर्व में 18 था, वर्तमान में 11 है। अविभाजित आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 18 थी, लेकिन आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात राज्यसभा में उनके लिए निर्धारित सीटों की संख्या 11 रह गई है तथा शेष 7 सीटें तेलंगाना को प्राप्त हुई हैं। शेष विकल्प सही सुमेलित है। आगे देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्धारित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, हिमाचल प्रदेश। दिए गए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या इस प्रकार है: छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड एवं जम्मू कश्मीर। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, संसद के दोनों सदनों में। संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू और कश्मीर को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। शेष संघीय क्षेत्रों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। लोकसभा में अधिकतम 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देख लेते हैं, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते, ये गलत हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। ये बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा, केवल 2। अनुच्छेद 89(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु अनुच्छेद 89 के 2 के अनुसार राज्यसभा का सभापति सदस्यों में से चुना जाता है। इसलिए कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 54 के क के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक गण में शामिल होते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। जबकि अनुच्छेद 66 के 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसीलिए कथन 2 सही है। राज्यसभा का अध्यक्ष, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) में यह उल्लेखित है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अतः विकल्प सी सही है। अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। कि सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो आपका हो जाएगा आंसर ए, राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो आपका हो जाएगा आंसर ए, उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, राज्यसभा। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, भारत की उपराष्ट्रपति। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।